हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्लास 9th IT 402। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं स्प्रेडशीट होती क्या है। स्प्रेडशीट वो शीट होती है जैसे हम बचपन में देखते थे अपनी मैथ्स की नोटबुक, जिसमें रोज और कॉलम्स बने होते थे और वो रोज और कॉलम्स एक स्मॉल सेल जैसे दिखाई देते थे। तो उसी तरीके की सेल वाली नोटबुक आपको डिजिटल फॉर्म में जो मिलती है उसी को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट बेसिकली जैसे मैथ्स में हम लोग यूज करते थे कैलकुलेशन के लिए वो नोटबुक, इसी तरीके से हम यहाँ पे स्प्रेडशीट जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिजिटल कैलकुलेशन के लिए, यानी कैलकुलेटिव वर्क करने के लिए। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करना है तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिससे हम सारे कैलकुलेशंस को इजीली और एक्यूरेटली कर पाए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक एप्लीकेशन है जो कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। कैल्क या हम कैल्कसी दोनों ही कह सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हम बिल्कुल इस तरीके से यूज करते हैं जैसे हमने एमएस ऑफिस की एक एप्लीकेशन एमएस एक्सेल यूज की है। इस एप्लीकेशन में हम लोग कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। एमएस ऑफिस की जगह लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशन हमारे पास में कैल्सी अवेलेबल है, जिसे हम यूज करते हैं इन सारी फॉलोइंग एक्टिविटीज के लिए जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सारी एक्टिविटीज को हम एक्यूरेटली और एफिशिएंटली कैल्सी एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि टेबुलेशन ऑफ डेटा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसे हम फॉर्मूला और फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिल्टर करना, उसकी वैलिडिटी को चेक करना, डेटा की वैलिडिटी को चेक करना और डेटा को सेव करना पासवर्ड प्रोटेक्शन देके, और इसके अलावा सेव करना। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं वो कैल्सी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से कैल्सी एप्लीकेशन पे काम करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करना होता है। लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के साथ में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दूसरे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर विंडोज पे आप काम कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये आपकी कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद कैसे हमें इंस्टॉल करने के बाद में इसको स्टार्ट करना है, ये आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद लिब्रे ऑफिस की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। इसमें आप कैल्सी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है या फिर आप सर्च पे टाइप करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू का है, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट जो है में जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसका जो लुक है या अपीयरेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क आप ओपन ऑफिस के साथ, आप लिब्रे ऑफिस की जगह कैल्सी एप्लीकेशन ओपन ऑफिस का यूज कर सकते हैं। ओपन ऑफिस को भी आप बिल्कुल सेम तरीके से ओपन ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स के साथ openoffice.org ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी के बारे में, यानी लिब्रे ऑफिस में की जो कैल्सी एप्लीकेशन है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लगा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्सी की एप्लीकेशन का लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसका अपीयरेंस कुछ कुछ एमएस एक्सेल जैसा ही है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें जो डिफरेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे टॉप पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है, जो कि आप ऑलरेडी देखते हुए आए हैं एमएस एक्सेल में भी, जहाँ पर आपको वो एप्लीकेशंस, जहाँ पे आपको वो टूल्स मिलते हैं जो टूल्स आप फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहते हो या फिर जल्दी आपको उनका एक्सेस चाहिए, क्विक एक्सेस चाहिए, तो ऐसे टूल्स को क्विक एक्सेस टूल बार में ही अरेंज किया जाता है। इसके अलावा आपको टाइटल बार दिखाई दे रहा है। टाइटल बार बिल्कुल अनदर एप्लीकेशंस की तरह से सबसे टॉप पे होता है और वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन या अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देखते हैं। इसके अलावा आपको कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। कंट्रोल बटन्स आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मेन्यूज मिलेंगे। आपको अगर आप ऑफिस में एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं और एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको बजाय मेन्यूज के यहाँ पे टैब्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, आपको अपीयरेंस जैसे थोड़ा चेंज नजर आएगा। आपको यहाँ पे फाइल टैब नहीं, फाइल मेन्यू मिलेगा, और जैसे ही हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसकी कंसर्न कमांड ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में आपको
दिखाई देने लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे मेन्यूज अवेलेबल हैं और इन मेन्यूज के जस्ट इमीडिएट नीचे आपको स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार बाय डिफॉल्ट रखा हुआ मिलता है। आप इन टूल बार्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस वाले ऑप्शन से हटा सकते हो या फिर वापस लगा सकते हो। तो ये जो टूल बार्स हैं ये आपको सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि आप फ्रीक्वेंटली कुछ कमांड्स को एक्सेस कर पाएं। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार की बात करते हैं तो न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, कट, कॉपी, पेस्ट, इस तरीके की जो कुछ कमांड्स होती हैं जो ज़्यादातर आपके यूज में आती हैं वो आपको यहीं स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाती हैं, या फिर प्रिंट जैसी कमांड। इसी तरीके से जब आपको डेटा की फॉर्मेटिंग करनी होती है तो उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इंडेंट वगैरह, मार्जिन, लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें या फिर जो फॉर्मेटिंग के लिए थोड़े से और कॉमन ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने की या अंदर से कोई कमांड एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके मेन्यूज होते हैं। इसके बाद मेन्यूज के जस्ट नीचे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये नेम बॉक्स क्या है? ये आपको ये दिखाता है कि आप किस सेल पे काम कर रहे हो। यानी अगर आप किसी सेल पे भी क्लिक करोगे तो उसी सेल का जो कॉलम नेम है और जो उसका रो नंबर है, कॉलम नेम जो है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ABCD, ये सब आपको कॉलम नेम बताता है। और इस तरफ जो आपको 1 2 3 4 5 6 ये दिखाई दे रहा है ये आपका रो नंबर बताता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सेल का एड्रेस होता है और उस सेल के एड्रेस को आप किसी भी सेल पे क्लिक करके अगर रखोगे तो आपको उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देगा। इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार दिखाई देता है जहाँ पे आप अपने फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हो। आप किसी भी सेल पे अगर कोई फंक्शन या फॉर्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसको अप्लाई करने के बाद में फंक्शन आपको इस फॉर्मूला बार पे ही दिखाई देगा। इसके बाद हम स्क्रॉल बार और रो हेडिंग, स्क्रॉल बार की बात करें तो स्क्रॉल बार जो है वो आपके पेज को ड्रॉप डाउन, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शीट दिखाई दे रही है, सारा काम इस शीट में होता है। और अगर आप मल्टीपल शीट्स में काम करते हो तो उसके लिए आप शीट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो शीट टैब से। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं आपको शीट्स, मल्टीपल शीट्स मिल जाती हैं, क्योंकि कई बार शीट तो ये काफ़ी आपकी कैपेसिटी एक वाली होती है, आप इसमें बहुत सारा डेटा रख सकते हो, लेकिन कई बार बहुत सारे डेटा को मैनेज करना, हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम अपनी वर्कबुक का यूज करते हैं। वर्कबुक वो होती है जो मल्टीपल शीट्स का कलेक्शन होती है। जैसे कि एक ही वर्कबुक के अंदर आप बहुत सारी शीट्स लेके अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग शीट्स पे अरेंज कर सकते हैं। शीट टैब के बिल्कुल बगल में आपको वर्कशीट नेविगेशंस मिलते हैं। अगर आप मल्टीपल शीट्स में काम कर रहे हो तो अपनी शीट्स को इधर उधर नेविगेट करने के लिए आपको यहाँ पे वर्कशीट नेविगेशंस मिलते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आपको नेविगेट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन बार है और राइट साइड के लिए आपको राइट मिलता है। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से। आपकी शीट का स्टेटस, आपकी शीट में कौन सी लाइन पे कौन से कॉलम नंबर पे हैं, आप कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं अपने स्टेटस बार से। स्टेटस बार आपको बिल्कुल इसके जस्ट इमीडिएट नीचे दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जूम कंट्रोल दिखाई देगा। जूम कंट्रोल से आप क्या कर सकते हैं, जूम कंट्रोल से आप अपने पेज को, अपनी स्प्रेडशीट को अनलार्ज कर सकते हैं, ताकि आप अपने डेटा को, जो कि आपको अगर अच्छे से विजिबल नहीं है और आप उसे प्रोजेक्शन पे दिखा रहे हैं, तो आप उसकी जूम क्वालिटी को बढ़ा के आप उसे मैक्सिमाइज करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक तरीके से कंप्लीट इंटरफेस है आपकी कैल्सी एप्लीकेशन का। तो हम इस कैल्सी एप्लीकेशन को अब कैसे यूज करने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोज और कॉलम्स की। जो हमने अभी देखा अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि हमारी जो शीट थी उस शीट पे कुछ लाइंस, ग्रिड्स दिखाई दे रहे थे, और वो ग्रिड्स ये डिनोट करते हैं कि आप जैसे मैथ्स में, मैंने आपको बताया भी एग्जांपल के तौर पे कि अब हम छोटे थे तो हमारी मैथ्स की नोटबुक में लाइंस ड्रॉ होती थी जिससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ईजी रहे। तो ये बिल्कुल इसी थीम, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड आपकी इस एप्लीकेशन को दिया गया है। आपकी एप्लीकेशन में आपको बताती है कि कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क है तो आप उसमें नंबर्स को इजीली अलग अलग सेल्स में अरेंज करके रख सकते हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर्ली एकदम फिगर आउट होके आए। तो यहाँ पे रो और कॉलम्स जो होते हैं उनकी कुछ लेंथ, कुछ लिमिट होती है। जैसे कि अगर आप एक शीट की बात करते हो तो शीट पे कितनी रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम बात करें रोज की, तो रोज क्या है, रोज द शीट इज डिवाइडेड इनटू वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। तो हर शीट पे कितने मैक्सिमम 2 की पावर 20 या फिर आप ये जो नंबर यहाँ पे आपको गिवन है इतनी रोज और 1024 यानी कि 2 की पावर 10 कॉलम्स अवेलेबल होते हैं।
रोज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? रोज वो होती हैं जो 1 2 3 4 से इंडिकेट हो रही हैं, और कॉलम्स क्या है जहाँ जो ABCD से इंडिकेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिनोट इजीली कर सकते हैं कि कौन सी रोज है और कौन से कॉलम है। अब अगर हम बात करें तो सेल की, तो सेल क्या है? आप एक जनरल सी डेफिनेशन अगर देंगे तो जनरल सी डेफिनेशन सेल की ये है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। लेकिन अगर हम बात करें सेल बनता कैसे है, तो सेल बनता है सेल एड्रेस से। और सेल एड्रेस कैसे बनता है? सेल एड्रेस बनता है कॉलम के नेम से और रो के नंबर से, जो मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था। तो जब भी हम बात करेंगे सेल एड्रेस की, तो उसमें एक कॉलम लेटर होगा, यानी कि जैसे डी, अगर कॉलम पे आप क्लिक करते हो तो डी उसका एड्रेस में पहला सिंटेक्स होगा, और उसके बाद में अगर हम किसी नंबर पे क्लिक करते हैं, 6 पे, सपोज 6th रो पे क्लिक करते हैं, तो D6 इसका कंप्लीट एड्रेस होगा। तो इस तरीके से हम इजीली डिनोट कर सकते हैं अपने सेल के एड्रेस को। अब एक्टिव सेल की बात करते हैं। एक्टिव सेल वो सेल होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। एक्टिव सेल मतलब आप अगर किसी सेल पे क्लिक कर देते हो तो उसके आउटसाइड में उसके आसपास एक बाउंड्री बन जाती है ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की बाउंड्री ये डिनोट करती है कि वो वाला सेल ही, हाईलाइटेड सेल ही एक्टिव सेल है, यानी जिसमें आप अभी क्लिक किए हुए हो और आप जो भी काम करोगे वो उसी सेल पे ही अप्लाइड होगा। तो इस तरीके से हम इजीली एक्टिव सेल को डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको करके देखना है ताकि आपको जो अभी तक पढ़ा वो इजीली क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारी कीज और की कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि अगर हमें एरो की बात करें तो हम किसी भी एक सेल से ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट साइड में डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एरो की का यूज करते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस एरो की दबाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, ये सेल को मूव करता है एंड ऑफ द डेटा रेंज, यानी डेटा की जहां तक रेंज जा रही है उस जिस डायरेक्शन तक उसके एंड तक ही लेके जाता है। उसके बाद होम की बात करें तो होम की से क्या होता है, जो आपका पॉइंटर है उसको कॉलम ए तक ही मूव कर देता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस होम से आप A1 यानी कि पहले सेल पे आपको आपके कर्सर को लेकर आ जाता है। कंट्रोल एंड से आप लास्ट बिल्कुल सेल पे पहुंच जाते हैं अपनी स्प्रेडशीट के पेज। अब से आप आपके पेज की आपका जो वर्कशीट है उसको एक स्क्रीन ऊपर पहुंचा देता है पेज अप, और एक स्क्रीन डाउन पहुंचाने के लिए आपको पेज डाउन यूज करना पड़ता है। सेल को मूव कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है रेंज ऑफ सेल्स की। रेंज ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ सेल्स कहते किसे हैं, जैसे अगर हम पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में हमें दिखाया गया है कि हमने अपने माउस की क्लिकिंग की हेल्प से कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लिया, कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, तो जो सेल्स सिलेक्टेड हैं उन सेल्स को हम बोलेंगे रेंज ऑफ सेल्स। A block of adjacent cells in a worksheet which is highlighted or selected is called a range of cells, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद में और रो और कॉलम रेंज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल्स सेल्स सिलेक्टेड हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, तो ये हमारा रो और कॉलम रेंज हो गया, यानी रेंज ऑफ सेल्स हो गया। तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें कि इसमें क्या एड्रेस होगा, तो देख आप जो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, बी कॉलम से शुरू हो रहा है और 2 रो से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट जो एड्रेस बनेगा जो कि किसी भी फॉर्मूला में अप्लाई होगा दैट इज B2। इसके बाद में ये सी कॉलम तक जा रहा है और लास्ट में 7 रो तक जा रहा है, तो इसका जो कंप्लीट एड्रेस बना या रेंज ऑफ सेल्स बनी वो क्या बनी, B2 C7। तो इस तरीके से हम रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ रेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको करके, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। अब इसके बाद बात करते हैं एंटरिंग डेटा की। हम अपनी शीट में डेटा एंटर 3 तरीके से कर सकते हैं। किसी भी स्प्रेडशीट में, किसी भी वर्कशीट में 3 तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेबल की। लेबल क्या होता है, लेबल एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसे हम अपनी स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं। किसी भी टाइप का टेक्स्ट हो सकता है, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे फिर वो लेटर्स हो, चाहे फिर वो नंबर्स हो। अगर हम उन्हें किसी कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर रहे, अगर हम उससे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज लेबल। तो ये लेबल है। इसके बाद जैसे हम इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे जो नेम वाला जो फील्ड है, नेम के अंदर जितनी भी डेटा है वो सारा हमारा लेबल है। तो ये हम लेबल यूज कर रहे हैं, या फिर क्लास के अंदर ये जो है ये भी हमारा लेबल है, सेक्शन के अंदर हमारा लेबल है, हमारा ईमेल आईडी के अंदर हमारा लेबल है। लेकिन जो हमारा जो एक और फील्ड है टेलीफोन, इसके अंदर जो डेटा है हमारा, ये हमारा लेबल नहीं है, ये हमारी वैल्यूज हैं। यानी वैल्यूज के साथ में हम काम करते हैं जब हम उन पे कोई
वैल्यूज़ क्या, एक तरह से न्यूमेरिकल डेटा या फिर नंबर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वो राइट अलाइंड होती हैं, और वैल्यूज़ की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे इंटीजर होता है या डेसिमल होता है या फिर आप फ्रैक्शनल होता है, परसेंटेज होता है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को आप एंटर कर सकते हो। और तीसरा टाइप का जो हमारा डेटा होता है दैट इज़ फॉर्मूला। आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी सिंटेक्स के आगे अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है, किसी भी एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसी भी कैलकुलेशन के लिए काम आता है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की, जो कि फॉर्मूला में यूज़ होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जब भी हम किसी फॉर्मूला को लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली स्प्रेडशीट में सारा काम कैलकुलेशन का होता है, तो कैलकुलेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और वो सारे ऑपरेटर्स वो वही हैं जो हम बचपन से यूज़ करते आए हैं, यानी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का और पावर का। तो इस तरीके से हमारे पास में ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या प्रेसिडेंस रखते हैं, तो वो यहाँ पर इस टेबल में शो की गई है। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन हम जो करते हैं, अगर किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करके, अगर हम किसी भी इक्वल साइन के आगे ऑपरेटर को यूज़ कर लेंगे, तो हम सिंपल इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं काम। जैसे अभी इस टेबल में आपको दिखाया गया है, अगर हम किसी भी अपनी वर्कशीट पे इक्वल लिख के 23 + 6 करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। इस तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन अपनी शीट में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको यूज़ करके दिए हुए हैं इन इक्वेशंस के साथ, कुछ इक्वेशंस लगा के, और वर्कशीट में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में। तो आप ये यूज़ करके देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपको एग्जांपल्स, इक्वेशंस दे रखी हैं, ये भी आपको कुछ प्रैक्टिस करके देखनी है ताकि आप देखें कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। अब हम फॉर्मूले लगाएंगे सेल एड्रेस के साथ और ऑपरेटर्स के साथ। तो सेल एड्रेस के साथ मतलब, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एक लेंथ नाम का लेबल लगा है, एक विड्थ नाम का लेबल लगा है, एक हाइट नाम का लेबल लगा है, और तीनों के नीचे वैल्यूज हैं, लेंथ की 12, विड्थ की 14 और हाइट की 16, और एक वॉल्यूम ऑफ बॉक्स नाम का लेबल है जिसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि उसके आगे इक्वल का साइन है। इसके बाद हमने सेल के एड्रेसेस प्रोवाइड किए हैं, यानी जिस सेल से वैल्यू पिक करनी है उस सेल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया। और नाम हमें कैसे पता लगता है, कॉलम नेम और रो नंबर से, यानी ए कॉलम में है और सेकंड रो में है तो A2 बना सेल एड्रेस। तो इस तरीके से हमने फिर इसको यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया। इसके बाद हमें इसके साथ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने सेकंड सेल का रेफरेंस दे दिया। सेकंड सेल का रेफरेंस हम किस तरीके से दे रहे हैं, बी कॉलम में है और 2 रो में है। इसी तरीके से तीसरे का दे दिया और फिर एंटर कर दिया। तो हम यहाँ पे सेल एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, और ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस 4 है, जो कि आपको इक्वल साइन के साथ मिल रही है। प्रैक्टिस 4 में आप यूज़ करेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। जैसे अगर यहाँ पे गलत तरीके से भी करके दिखाया हुआ है, इनकरेक्ट ऑफ वे ऑफ फॉर्मूला, और यहाँ पे करेक्ट वे ऑफ फॉर्मूला भी शो किया हुआ है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लेट अस क्रिएट अ सिंपल स्प्रेडशीट टू प्रिपेयर अ शॉपिंग बिल ऑफ स्टेशनरी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो यहाँ पे कुछ आइटम, कुछ क्वांटिटी और कुछ यूनिट प्राइस प्रोवाइडेड है। आपको ये अपनी स्प्रेडशीट में बनाने हैं, इसको प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, उन यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको इक्वल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ, आइटम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। Item, second is quantity, and third is unit price. अब यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या थी, हमारे पास वैल्यू थी रजिस्टर 3 और 40। तो हम यहाँ पर दे देते हैं पहली वैल्यू रजिस्टर, 3 क्वांटिटी है और 40 प्राइस है। अगर हम अब इसका प्राइस निकालना चाहेंगे या इसका टोटल प्राइस निकालेंगे कि टोटल वैल्यू क्या बैठती है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल
3, इस पे मैंने क्लिक किया, इसने ऑलरेडी सेल एड्रेस पिक कर लिया है, इनटू यूनिट प्राइस, और फिर हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा 120 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमें काम करना है। इस रेफरेंस को हम मैन्युअली भी पुट कर सकते थे, या हम जिस सेल से रेफरेंस ले रहे हैं, जिस सेल की वैल्यू उठा रहे हैं, उस सेल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल को यहाँ पर रेफरेंस ले लेगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको एक कैल्सी में शीट क्रिएट करनी है, फिर इसको कैसे रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी शीट टैब पे जहाँ पे शीट लिखा होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली करके कि किस तरीके से अपनी शीट को रीनेम करते हो। सपोज ये आपकी शीट 1 है, आप इस शीट को रीनेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शीट रीनेम शीट का ऑप्शन एक डायलॉग बॉक्स खुल के मिलेगा, और इस शीट यहाँ पे आपको अपनी शीट का नाम प्रोवाइड करना है जो भी आप रखना चाहते हो। सपोज हम यहाँ पर आइटम के नाम से इसको सेव कर देते हैं इस शीट को, और ओके कर देते हैं। तो ये हमारी शीट का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद में अब इस शीट को किस तरीके से आपको नाम प्रोवाइड करना है सेव करने के टाइम पे, और फिर इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसकी पूरी प्रोसीजर आपको बताई हुई किस तरह से बनाना है, जो मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में बता चुकी हूँ। एक चीज़ और, जब भी हम कैल्सी में कोई भी शीट बना के सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो एक्सटेंशन होता है, नाम तो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नाम प्रोवाइड करने के बाद वो किस टाइप की फाइल है वो हमें एक्सटेंशन से पता लगता है, और इसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट .ods होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे टू इंसर्ट द कॉलम बिफोर एनी कॉलम। अगर हमें किसी शीट पे भी, अपनी किसी शीट पे कहीं पर हम किसी सेल में काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम इस सेल पे काम कर रहे थे, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर काम कर रहे थे और मुझे अभी बीच में किसी रो की ज़रूरत है, तो रो लेने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगी और इंसर्ट पे क्लिक करूँगी। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे जहाँ पे भी रो की या कॉलम की ज़रूरत है, सपोज मुझे इससे पहले एक कॉलम की ज़रूरत है तो मैं एंटायर कॉलम पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी, तो मुझे यूनिट प्राइस से पहले एक कॉलम मिल जाएगा। अगर मुझे यूनिट प्राइस के बाद एक कॉलम की ज़रूरत थी तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके एंटायर कॉलम पे क्लिक करूँगी और मेरे को यहाँ पर एक कॉलम मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं कहीं पर भी कोई कॉलम ऐड या डिलीट कर सकती हूँ, और साथ ही मैं एक रो भी ऐड या डिलीट कर सकती हूँ। मुझे रजिस्टर से पहले किसी और की एंट्री करनी थी तो मैं क्या करूँगी, रजिस्टर वाले पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगी और एंटायर रो पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूंगी, तो रजिस्टर से पहले मुझे एक और रो मिल जाएगी अपनी एंट्री करने के लिए। तो इस तरीके से मैं कहीं पर भी अपनी किसी भी रो को इंसर्ट या फिर किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकती हूँ, साथ ही साथ डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करके डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूंगी, तो मेरी ये जो रो है ये डिलीट हो जाएगी। सेम मैं कॉलम को भी इसी प्रोसीजर से डिलीट कर सकती हूँ। राइट क्लिक करूँगी, डिलीट करूँगी, डिलीट एंटायर कॉलम, ओके। जिस भी कॉलम को मुझे डिलीट करना है बस उस पर मुझे क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। आफ्टर दैट इस चीज़ को आप इंसर्ट में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। इंसर्ट में आप राइट क्लिक करके करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके, नहीं तो आप इंसर्ट पे जाके रो पे या कॉलम पे क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपकी रो या कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं तो वही निकाल के दिखाया गया है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस 5 और 6 इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन फंक्शंस की। कैल्सी के कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, जैसे सम फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वैल्यूज़ को ऐड करता है एक रेंज के अंदर की दी हुई वैल्यूज़ को, यानी कुछ सेल्स की वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एवरेज फंक्शन आपका यूज़ होता है। एवरेज फंक्शन यूज़ करने के लिए भी हम क्या काम करते हैं, इक्वल एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है किसी भी वैल्यू का एवरेज निकाल के चेक कर सकते हैं। इसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है तो उसके लिए हम इक्वल्स टू मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये फंक्शन आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको शो कर देगा। इसी तरीके से हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। मिन फंक्शन भी आपका क्या काम करता है, आप किसी भी शीट में से किसी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके लिए हम मिनिमम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। काउंट फंक्शन आपका क्या करता है, टोटल नंबर्स कितनी ऑफ रोज को या फिर टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एक रेंज के अंदर के टोटल नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके आपको शो कर देता है। तो ये सब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में भी करके दिखा देती हूँ।
जैसे हम यहाँ पर अगर सम फंक्शन यूज़ करें तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इक्वल सम ब्रैकेट, और मैं सिलेक्शन कर दूँगी या तो यहाँ से यहाँ तक, या फिर मैं इस रेंज को मैन्युअली भी डाल सकती थी, और मैं ये ब्रैकेट क्लोज करूँगी और एंटर कर दूँगी। तो ये मेरा यहाँ पर सम करके दिखा देगा इन दो वैल्यूज़ को। यहाँ पर मैंने सम यूज़ किया है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ऐड किया है, तो इसलिए इसने ऐड करके दिखाया मुझे। अब इसी तरीके से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। मुझे किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल एवरेज ब्रैकेट और एंटर कर दूँगी, तो मुझे इन दो सेल्स का एवरेज जो है वो यहाँ पर निकाल कर दिखा देगा। इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 43 है और मुझे इसको फाइंड आउट करना है, अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा होता तो मुझे उसे फाइंड आउट करना पड़ता, तो मैं किस तरीके से करती, मैं यहाँ सेल्स की रेंज प्रोवाइड कर दूँगी और एंटर कर दूँगी, तो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं अपनी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये हमारी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मैं इसी तरीके से काउंट करके यूज़ करके दिखा देती हूँ आपको। काउंट ब्रैकेट और मैं ये रेंज प्रोवाइड कर देती हूँ, और ये इसने काउंट करके बता दिया कि कितने सेल्स में वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 6 इसका आउटपुट आ गया। तो हम ये इन फंक्शंस को बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा डेटा है, जहाँ इसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को बेस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अवार्ड लिस्ट दी गई है। एक अवार्ड लिस्ट आपको बनानी है। इस अवार्ड लिस्ट में आपको सम फंक्शन का भी बहुत अच्छा यूसेज मिलेगा। जैसे अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स को टोटल करना है तो उसके लिए हम सम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमें उनका एवरेज निकालना है तो हम एवरेज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। टोटल का एवरेज निकालना है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं किस सब्जेक्ट में है, किस पर्सन की है, तो हम मैक्स यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे मिनिमम नंबर स्कोर निकालना चाहते हैं किस बच्चे ने किया है, तो उसके लिए हम मिन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और हमारे कितने टोटल सेल्स में वैल्यू है इस वक्त, उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस को यूज़ करके अवार्ड लिस्ट जैसी चीज़ पे बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि क्या यूज़ होता है इसका। इसके बाद बात आती है फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। आप अपनी वर्कशीट को फॉर्मेट कैसे करते हो। फॉर्मेट करने का मतलब आप अपनी शीट पे फॉन्ट लगाते हो। फॉन्ट लगाने के लिए जैसे फॉन्ट का टाइप क्या रख रहे हो, आप अपने फॉन्ट का साइज़ क्या रख रहे हो, उसको बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जो हम ऑलरेडी अपनी राइटर एप्लीकेशन के अंदर कर चुके थे, जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे बताती हूँ। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इस सेल की बात करें, तो इस सेल को अगर मुझे एक फॉन्ट टाइप प्रोवाइड करना है, इसका एक साइज रखना है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी शीट में जो डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ हेडिंग्स हमें स्पेशल फॉर्म में दिखानी है तो वो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट वगैरह यूज़ करके अपने जो डेटा है उसको प्रॉपरली शो कर सकते हैं इस तरीके से। साथ साथ हम इसका डेसिमल प्लेसेस को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ से हम रिमूव करेंगे अगर हमें डेसिमल प्लेसेस हटाने हैं तो। परसेंटेज का साइन हम ऐड कर सकते हैं, डॉलर का साइन हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे और भी नंबर के फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के जो फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे अपनी शीट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। किसी भी सेल को फॉर्मेट करने के लिए आपको रेंज को सिलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है। वहाँ पे आपको नंबर टैब पे क्लिक करना होता है। नंबर टैब पे क्लिक करने के बाद आपको नंबर सेलेक्ट करना होता है और
जितने भी डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने या कम करने हैं ये आपको करना होता है, ओके पे क्लिक करना होता है। मैंने आपको जो भी प्रैक्टिकल में करके दिखाया वो आपको टूल बार की हेल्प से करके दिखाया। अगर आपके पास में टूल बार अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस वक्त अगर टूल बार आपका खुला हुआ नहीं होता है किसी रीज़न से, यहाँ से जैसे अगर मैं इस टूल बार को यहाँ से हटा देती हूँ तो ये जो हमारा टूल बार यहाँ से हट जाएगा, तो हम इसे कहाँ से एक्सेस करेंगे? फॉर्मेट में जाके डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग से। ये देखिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग से है जो टूल बार है हमारे सामने वापस आ चुका है, तो इसको हम वापस वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी किसी भी चीज़ को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप डेट वाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हो, नंबर वाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डेसिमल प्लेसेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आप अपने टाइम को सेट कर सकते हो। टाइम के लिए देखिए डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल है टाइम कैटेगरी के अंदर। इसी तरीके से हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था एग्जाम्पल के तौर पे। लेफ्ट साइड, आप राइट साइड, सेंटर साइड सेट कर सकते हो अपने डेटा को। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, फिल हैंडल टूल की। फिल हैंडल टूल क्या होता है हमारा, जो हमारी मदद करता है हमारे फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने में। आप अपने फॉर्मूला को एक बार लगा देते हैं और उसके बाद अगर हमें उस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है तो आपको फॉर्मूला टाइप करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। आप फिल हैंडल टूल से आप उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं बार बार रिपीटेडली, कितना भी टाइम। तो उसके लिए फिल हैंडल टूल होता क्या है? फिल हैंडल टूल बिल्कुल ये आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लस का आइकन, ये आपका फिल हैंडल टूल है। इसको आप जिस भी डायरेक्शन में ले जाके ड्रैग करेंगे, जिस भी फॉर्मूला पे आपको आपने अप्लाई किया हुआ है उस फॉर्मूला पे रख के आप इस फिल हैंडल से ये उसी डायरेक्शन में डेटा, उसी डायरेक्शन में फॉर्मूला को पेस्ट कर देगा। तो फिल हैंडल टूल ना सिर्फ फॉर्मूलाज पे काम करता है, ये वैल्यूज़ पे भी काम करता है। जैसे यहाँ पे हमें 3 और 4, अगर मुझे इसी सीरीज़ में वैल्यूज़ नीचे फिल करनी है तो मैं यहाँ पर फिल हैंडल टूल की हेल्प से कर सकती हूँ। फिल हैंडल टूल मुझे एक्टिव सेल के, जब भी मैं किसी भी सेल पे क्लिक करती हूँ तो वो सेल एक्टिव सेल बन जाता है, और उस सेल में जब मैं कॉर्नर पे जाती हूँ तो मुझे एक डॉट दिखाई देती है। जैसे इसमें डॉट पे क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैं अपने एरो को उस डॉट पर ले जाती हूँ आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, ये आपका फिल हैंडल टूल है। जैसे ही इस फिल हैंडल टूल को मैं अपनी माउस की क्लिकिंग से दबा के रख के ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, या फिर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बजाय किसी भी डायरेक्शन में फिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉप डाउन डायरेक्शन में ही फिल करेंगे, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ या आपका फॉर्मूला ऑटो पेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ फिल हैंडल टूल। ये फिल हैंडल टूल है हमारा, इसे हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला को फिल करने के लिए भी, नंबर सीरीज़ को फिल करने के लिए भी, और इसके अलावा कॉपी पेस्ट करने के लिए भी हम फिल हैंडल का यूज़ कर सकते हैं।